हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और हम अपना पीटीपी 2025 प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर 8th है, जहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे लास्ट जो टॉपिक हमारा था गवर्नमेंट बजटिंग और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमें कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दरिंग एनी डिले। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल, है ना। थैंक यू सो मच जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, पार्ट बने हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल और पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। तो यहाँ से लास्ट 10 ईयर्स में 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल। लगभग हर 2 क्वेश्चन एवरी ईयर ईच ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। तो 2018 क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो FRBM एक्ट से रिलेटेड 2018 में क्वेश्चन आया है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट जिसको बोलते हैं 2023 में एक्ट आया था। लेकिन यहाँ पर FRBM रिव्यू कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। हैज़ रिकमेंडेड अ डेट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर कंबाइंड गवर्नमेंट 2023 तक, एज वेल एज 40% फॉर द सेंटर एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन फर्स्ट हमें कह रहा है जो रिव्यू कमेटी थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी थी, जो उसने रिकमेंड किया है कि देश में टोटल डेट टू GDP रेशियो 60% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहे और 20% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये सही ऑप्शन है FRBM। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है जो भी रिपोर्ट आती हैं, जितनी भी कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी और कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उसकी रिकमेंडेशंस को पढ़ना जरूरी है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ GDP एज कंपेयर्ड टू 49% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेस्टिक लाइबिलिटी, डोमेस्टिक जो लोन है 21% है GDP का, स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा है जो 49% है। सेकंड ऑप्शन से ये कहता है। तो ये सेकंड ऑप्शन ये गलत है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू दी लेटर। इसका मतलब ये है, अगर स्टेट गवर्नमेंट पहले से लोन लेके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी और लोन लेना है, अगर कोई और लोन लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। यस, दिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग ऑप्शन आर करेक्ट। हमसे सही पूछा है तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी। कुछ रिकमेंडेशंस और हमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चंस में। जो ऑप्शंस है, FRBM रिव्यू कमेटी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। NK सिंह कमेटी, NK सिंह जिसके चेयरपर्सन थे FRBM का रिव्यू कमेटी के, 2017 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। और सबमिट में जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशन यही है कि GDP और डेट टू GDP रेशियो 60% होना चाहिए कंबाइंड का, 40% लिमिट सेट है सेंटर के लिए, 20% होना चाहिए स्टेट का। डेट टू GDP रेशियो, डेट मतलब टोटल हमारी GDP का कितना डेट हम सस्टेन कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी में डेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा डेट लेना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन जो था वहाँ पे उल्टा दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लाइबिलिटी ज़्यादा है, 46% है GDP का 2016-17 का डाटा, और स्टेट गवर्नमेंट का लाइबिलिटी 23% ओनली है। तो सेकंड ऑप्शन वहाँ पे उल्टा गिवन था। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 293 कहता है कि जब
स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन पहले से लेकर रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कोई भी डेट लेने के पहले। आर्टिकल 293 के तहत डेट लेगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसको परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक फिर से एक हमारा फेडरल फीचर है, फेडरल फीचर में टिल्टेड टुवर्ड यूनियन गवर्नमेंट है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड, 2018 में क्वेश्चन आया है। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम: सीरियल ग्रेन्स, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैन, न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एग्जम्प्टेड अंडर द जीएसटी टैक्स? जीएसटी टैक्स इसमें से किस पे नहीं लगता है? ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अब देखने में सिंपल है क्वेश्चन, बट आपको ये सारी चीज़ें याद रहें इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ हम याद ये देख सकते हैं कि थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर फिश प्रोसेस्ड और कैंड का मतलब है यहाँ पे जो कैन के अंदर कंटेनर के अंदर फिश प्रोसेस होकर बेची जा रही हैं, तो मतलब ये मार्केट के प्रेजेंस की बात हो रही है। मार्केट में ऑलरेडी ये चीज़ प्रेजेंट है। अगर मार्केट में कोई चीज़ है पैकेड फूड आइटम्स टाइप का, उस पर जीएसटी तो लगना ही लगना है। 3 ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा ए एंड सी। यहाँ पर 1 2 4 है, यहाँ पर 1 है। चिकन एग्स कुक्ड एग्जम्प्टेड होने चाहिए, मतलब सिंपल बॉइल्ड एग। चिकन एग्स कुक्ड एग्स मतलब जो रहेंगे उन पर जीएसटी नहीं लगेगी, तो आंसर इसका सी है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जीएसटी में जिसमें एग्जम्प्टेड हैं। जो इम्पोर्टेंट थीम और जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है ना, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम याद रख सकते हैं, हर एक चीज़ याद नहीं रख सकते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है जुलाई 1 2017 को, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोसेस्ड कैन और कुक्ड पे हम ध्यान देकर ये एलिमिनेट कर सकते थे, सिंपल है। और अभी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि इस पर 5% टैक्स लगेगा जीएसटी। ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं, सिंपल है। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन है एक्सटर्नल डेट के रिगार्डिंग। एक्सटर्नल डेट का मतलब सिंपल है, जो हमारे भारत में बाहर से हमने जो डेट लेके रखा है, इंडिया से बाहर से लोन लेके रखा है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट ने लेके रखा है या फिर बिजनेस इंडिविजुअल्स ने लेके रखा है, बिजनेस कंपनी ने लेके रखा है, जिसे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। जब कोई इंडियन कंपनी विदेशी फॉरेन बैंक से या फिर इन्वेस्टर से लोन लेती है, उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमसे पूछा है। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, मतलब मैक्सिमम जो एक्सटर्नल डेट है वो सरकार का है, ये गलत है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। ऑल मतलब जितना भी हमने लोन लिया है सारा का सारा डॉलर में ही लोन लिया है। क्यों? हमारे रसिया वाले दोस्त हमें डॉलर में देंगे क्या? हमारे जापान में भी तो दोस्त बैठे हैं और कई सारे दोस्त हैं और देश हैं, कंपनी है, ज़रूरी नहीं है सारा का सारा हम डॉलर में लेंगे। तो दोनों ही गलत है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेट, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 नवंबर में कॉमर्शियल बोरोइंग are the largest component of external debt with a share of 37%, followed by external commercial borrowing। मतलब मैंने बताया था external commercial borrowing, कॉमर्शियल एंटिटी है जो इंडिया की, मतलब इंडियन कंपनीज जो विदेश से लोन लेकर भारत में आती हैं, उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा एनी ने लिया है, फिर उसके बाद में एनआरआई डिपॉजिट है हमारे पास 23%, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है 19% का, अराउंड 20%। यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट कंटिन्यू विद द लार्जेस्ट कंपोनेंट। लार्जेस्ट कंपोनेंट हमारा एक्सटर्नल डेट का डॉलर डिनोमिनेटेड है, मतलब डॉलर के फॉर्म में ही हमने सबसे ज़्यादा लोन लेके रखा है, सबसे ज़्यादा, सारा का सारा नहीं ले रखा है, ठीक है, 49%, 45% के राउंड। लेकिन इंडियन रुपी में भी हमारे पास में 24% डेट है। एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के, वो 5% अराउंड है। एन 4.9% है, यूरो में है।
ये डॉलर करेंसी भी हमारे पास में है, डॉलर के अलावा फॉरेन एक्सचेंज में ये सारी करेंसी भी है, एक्सटर्नल डेट इनमें भी हमारे पास में है, तो इसलिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो गया था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है नॉन फाइनेंशियल डेट के रिगार्डिंग। अब नॉन फाइनेंशियल डेट यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऐसा डेट जो हमने नॉन फाइनेंशियल एंटिटी से लिया है, ठीक है। फाइनेंशियल एंटिटी जो काम है जिसका फाइनेंस करना, बैंकिंग, एनबीएफसी, इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी, सारे के सारे। नॉन फाइनेंशियल डेट कौन होता है? नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंटिटी, मतलब जैसे दोस्तों से कर्ज ले लो तो नॉन फाइनेंशियल हो गया, बिजनेस एंटिटी सरकार से ले लिया, गवर्नमेंट से ले लिया, सो डेट इज अ नॉन फाइनेंशियल। तो क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन फाइनेंशियल डेट में कौन सी चीज़ें आती हैं, नहीं आती हैं? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ठीक है, फर्स्ट है हाउसिंग लोन ओड बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड ने जो ओड किया है, मतलब किसी घर से आपने लोन लिया, हाउसिंग लोन, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड, आपने क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है। देन ट्रेजरी बिल्स पर, ट्रेजरी बिल, टी बिल्स जिसे हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट से हम लेते हैं। तो तीनों के तीनों नॉन फाइनेंशियल डेट का कैटेगरी है, आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फाइनेंशियल डेट एंड नॉन फाइनेंशियल डेट। नॉन फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या है? नॉन फाइनेंशियल डेट कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पार्ट है नॉन फाइनेंशियल डेट का। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो सरकार देती है या फिर कोई हाउस होल्ड देता है या फिर बिजनेस देती है, तो डेट आर नॉट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आते। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब है कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, कोऑपरेटिव्स हैं, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह। दीज आर फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर से जो डेट लोगे वो फाइनेंशियल डेट कहलाएगा, और इन एंटिटी के अलावा हम कहीं से जो क्रेडिट डेट लेंगे हैं उसको हम नॉन फाइनेंशियल डेट बोलते हैं। अब ट्रेजरी बिल्स और क्रेडिट कार्ड बैलेंस, दे शेयर मोस्ट ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विद फाइनेंशियल डेट एक्सेप्ट द इशूअर्स आर नॉन फाइनेंशियल। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहती हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है? मेन डिफरेंस है यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देंगे तो फाइनेंशियल डेट, और जो इशू करने वाले नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं वो नॉन फाइनेंशियल डेट कहलाएगा। जैसे हाउस होल्ड हमारा घर हो गया, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो गई, बिजनेसेस हो गए, दे आर नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज़। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 में क्वेश्चन है इफेक्ट्स ऑफ डिफिसिट। इफेक्ट्स ऑफ डिफिसिट से क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ डिफिसिट का मतलब क्या है? डिफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के पास में आमदनी कम हो और खर्च ज़्यादा हो, तो डेट इज डिफिसिट। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन नेचर और इन इफेक्ट। इन्फ्लेशनरी का मतलब है सबसे ज़्यादा महंगाई किसकी वजह से होगी, सबसे ज़्यादा महंगाई किससे वजह से होगी? तो हमने महंगाई इन्फ्लेशन देखा था, जनरल राइज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्फ्लेशन। तो महंगाई होने के कारण एक हो सकता है डिमांड बढ़ जाए बहुत तेज़ी से, या फिर सप्लाई कम हो जाए। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर पब्लिक डेट रीपेमेंट हो जाएगा तो सरकार अगर पैसा दे देगी तो सरकार पैसा कहाँ से दे देगी? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, अगर सरकार लोगों से पैसा ले लेगी तो डिमांड लोगों की कम हो जाएगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट से बैंक से पैसा ले लिया, अगर बैंक ने सरकार को पैसा दे दिया बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो लोगों के पास में पैसा कौन देगा? तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन फिर से नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, मार्केट में जो पहले से मनी सप्लाई है उसको मेंटेन करते हुए सरकार कर सकती है आरबीआई से नए नोट छपवा ले, या फिर न्यू मनी क्रिएशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? मार्केट में न्यू मनी सप्लाई होगी और इन्फ्यूजन ऑफ मनी होगा और महंगाई यहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। आंसर होगा इसका डी। सिंपल है।
कौन सा इसमें समझ में आया कि हम मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है सिंपल, इनमें से कौन सी चीज़ मनी सप्लाई को कम करेगी या ज़्यादा करेगी, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड बैंक्स विल लीड टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। ठीक, अगर हमने लोगों से पैसे ले लिए, बैंक से पैसे ले लिए, तो मनी सप्लाई को इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम हुई तो डिमांड कम हो जाएगा, रिड्यूस द पब्लिक मनी टू लैंड, रिड्यूस द बैंक्स, और फिर डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन नहीं होगा। सिंपल है। बट लास्ट फिजिकल ईयर्स में मॉनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट के आइडिया को सोचा गया था, लेकिन ऐसा छोड़ दिया गया क्योंकि ड्यू टू द ड्रॉप्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन प्रेशर हो सकता है अगर आरबीआई ने और नोट छाप दिए। श्रीलंका में यही हुआ था, कई देशों में यही होता है, नोट छापते जाते हैं और मार्केट में फिर वो सारे के सारे नोट मनी पंप कर देते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और रुपी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउनग्रेड हो जाएगी, डेप्रिसिएट कर जाएगी, तो वहाँ पे क्राइसिस आ जाएगा, तो करेंसी क्रंच ऐसा ना हो, इसलिए सरकार ने ये वाला ऑप्शन छोड़ दिया था। सिंपल है, तो नए नोट नहीं छापे सकते, इतने आसानी से नहीं छाप सकते, सोच समझ के छापना पड़ता है। 2022 में क्वेश्चन है डेट्स एंड सेविंग के रिगार्डिंग। डेट और सेविंग में क्या है, डेट यानी जो कर्ज है, सेविंग यानी जो बचा पैसे बचते हैं हमारे। तो विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग मतलब जो घरों में बचत करते हैं हम लोग, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट बोरोइंग में जाता है। सेकंड है डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट, जो डेटेड सिक्योरिटी को मार्केट रिलेटेड रेट पे इशू किया जाता है इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, वो इंटरनल डेट का एक बड़ा पोर्शन बनाता है। तो बात दोनों सही है, क्योंकि जब आप पैसे सेव करोगे तो अपने बैंक अकाउंट में डालोगे और बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक में पैसा बढ़ने से क्या हो जाता है, आप बैंक में पैसे डाल सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे डालोगे या फिर गवर्नमेंट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें पैसे डालोगे कुछ अच्छा रिटर्न लेने के लिए, तो उसका पैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा बोरोइंग के रूप में। और डेटेड सिक्योरिटी में भी आप इन्वेस्ट करोगे, जो कि एक लार्ज कंपोनेंट है इंटरनल डेट का। इंटरनल डेट का लार्ज कंपोनेंट क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज़। डेटेड सिक्योरिटी का मतलब सिंपल एक पेपर एग्रीमेंट आपने सरकार के साथ में किया कि मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ और 5 साल बाद आपसे 15,000 रुपये वापस लूँगा, डेट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटेड सिक्योरिटी। नाउ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का मतलब है बैंक डिपॉजिट, डेट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड में पैसे डालना, पेंशन फंड में पैसे डालना, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इन द स्मॉल सेविंग स्कीम एक्सेट्रा। यहाँ से सरकार के पास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे जाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल के थ्रू भी सरकार के पास में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पैसे जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑल लायबिलिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी डेट है पब्लिक डेट कहलाता है। और पब्लिक डेट की डेफिनेशन मतलब जिसको सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट रेज किया है, मतलब जिसकी कोलेट्रल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ने लिया। सिंपल इसे बोलेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट और पब्लिक डेट। नाउ इंटरनल जो डेट है, पब्लिक डेट भी दो प्रकार से हो गया, फिर एक हो गया इंटरनल डेट और एक हो गया एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट जो देश के अंदर से लिया है सरकार ने, एक्सटर्नल डेट जो देश से बाहर से। इंटरनल डेट भी एक होता मार्केटेबल और एक होता नॉन मार्केटेबल डेट। मार्केटेबल डेट मतलब ऐसे चीजें जिसको आप मार्केट में ले जाकर कभी भी एक्सचेंज कर सकते हो और पैसे आपको मिल जाएंगे उसके बदले, डेट इज अ मार्केटेबल डेट। फॉर एग्जाम्पल आप सिक्योरिटी ले जाइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दो, ट्रेजरी बिल्स को बेच सकते हो। और नॉन मार्केटेबल जो आपके डेट है उसमें आता है इंटरमीडियरी ट्रेजरी बिल्स। इंटरमीडियरी ट्रेजरी बिल का मतलब होता है 14 डेज ITBs, और ट्रेजरी बिल्स ऐसे जो 14 दिन तक के वैलिड हैं।
आप इसको मार्केट में जाकर किसी को ऐसे बेच नहीं पाओगे, कोई खरीदार नहीं करेगा नहीं इसको, इसलिए इसको बोलते हैं आपके नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन मार्केटेबल डेट। सिंपल। तो ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन पूछा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कैपिटल बजट। कैपिटल बजट जो कैपिटल के हिसाब के लिए रखता है, लेन देन होता है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement are correct? करेक्ट हमसे यहाँ पूछा गया है और यहाँ पर सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये चीज़ें आपको पहले नोटिस कर लेनी है। नाउ एक्रूइंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी परचेज करेगी तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? दो चीज़ें होती हैं कैपिटल बजट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे असेट क्रिएशन होता है, असेट क्रिएशन होता है या फिर लाइबिलिटी कम होती है, सरकार की लाइबिलिटी कम हो जाए। फॉर एग्जांपल सरकार को लोन चुकाना था तो सरकार ने लोन वो चुका दिया, डेट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहाँ पे लाइबिलिटी कम हो गई। या फिर किसी और देश से सरकार ने लोन ले लिया तो यहाँ पे असेट क्रिएशन में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी मैं रेलवे रोडवेज में इन्वेस्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, वो असेट क्रिएशन होगा, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जब सरकार लोन लेगी तो वो कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ेगी मतलब कैपिटल रिसीट्स है, या फिर असेट कम होंगे। दोनों चीज़ें आपको समझनी है। असेट कम हो रहा नेगेटिव, लाइबिलिटी बढ़ रही ये भी नेगेटिव, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, असेट क्रिएशन हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। सिंपल। कैपिटल बजट का दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया। सेकंड ऑप्शन है डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडरेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सेकंड ऑप्शन है गलत। जब आप डेट फाइनेंस करोगे, डेट यानी फाइनेंस करना मतलब आपने जो कर्ज लिया था, जब आप कर्ज चुकाओगे तो लायबिलिटी क्या होगा? लायबिलिटी कम हो जाएगी। बट इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब आपने जो इक्विटी फाइनेंस किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट होगा, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। आंसर यहाँ पे वन ओनली रहेगा, ए आंसर। जल्दी से देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स फंड यूज्ड बाय कंपनी टू एक्वायर, अपग्रेड, मेंटेन फिजिकल असेट सच एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड ऑल, कॉस्ट टू अपग्रेड द परचेज सॉफ्टवेयर वगैरह, जिससे क्रिएशन होगा असेट का। व्हेन अ कंपनी बोरो मनी टू पे बैक द फ्यूचर डेट नोन एज अ डेट फाइनेंसिंग, और इट अकर्स व्हेन अ फर्म सेल्स एंड ऑल दिस थिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर, जो कैपिटल रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स आर रिसीट्स दैट क्रिएट द लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट करेगी या फिर फाइनेंशियल असेट को कम करेगा, दैट इज कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? असेट क्रिएशन होगा, लायबिलिटी कम होगी, जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कैपिटल बजट जब पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तब ये कवर करेंगे। नाउ 2022 में एक और क्वेश्चन है इनडायरेक्ट ट्रांसफर से रिलेटेड। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। तो न्यूज़ से क्वेश्चन उठाया है। और इनडायरेक्ट टैक्स में, सॉरी, इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी इंडिया में है, और इंडिया में उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, इंडिया में उनके बहुत सारे असेट्स भी हैं, तो वो असेट्स को डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं विदेश में, बट उस असेट्स का शेयर ट्रांसफ़र करेंगे अपने दूसरे ओरिजिन कंट्री में, दैट इज़ अ इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। और इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड पेइंग टैक्सेस टू फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टर,
ये नहीं है। अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया पेइंग टैक्स टू कंट्री ऑफ इट्स बेस एंड प्रॉफिट्स, ये भी नहीं है। इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल असेट्स इन फॉरेन कंट्री, सेल सच असेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। अ फॉरेन कंपनी transfers shares and such shares derive substantial value from assets located in India. That is the answer. कोई भी फॉरेन कंपनी शेयर का ट्रांसफ़र करेगी और वो शेयर किस चीज़ करेंगे, असेट्स के जो इंडिया में है और इन असेट्स से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। 2022 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसका डिटेल वही है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र सिचुएशन जो मैंने फॉरेन एंटिटी है जो शेयर्स भेजते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए था 2012 में एक लॉ बनाया जिसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लिए लागू किया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम द बैक डेट। फॉर एग्जाम्पल कानून आज लागू हो रहा है तो आने वाले समय से लागू होगा ना, आज के बाद जितने भी कानून के वायलेशन करेंगे, जो लोग वायलेशन करेंगे उन पे अप्लाई करना चाहिए, उन्हीं पे होता है। क्रिमिनल केसेस में तो ऐसे ही होता है, टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता। और 2012 में ऐसा ही हुआ था कि 2012 में एक्ट आया था बट वो लागू हुआ था 2007 से। टैक्स अथॉरिटीज़ मतलब जो बैक डेट में भी जिनने वायलेशन किया है, इसका प्रॉफिट लिया है, उनसे भी वसूला गया था पैसा। और वोडाफोन वो कंपनी है जिनसे पैसे लिए गए थे। लेकिन 2021 में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया और इसने वो कैंसिल आउट किया कि टैक्सेशन में भी रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्सेशन हम नहीं लेंगे, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं उनको एक सिक्योरिटी मिल सके कि गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कभी भी पैसे वसूल नहीं करेगी आपसे। ओके, तो ये वही एनालिसिस है, इम्पॉर्टेंट है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हो। यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर इज़ द बेसिस एंड फोर्थ पिलर ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट 2023 फाइनेंस कमीशन से पिछली बार भी हमने क्वेश्चन देखा था और इस बार भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। जब भी न्यूज़ में रहे आपको पढ़ लेना है। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन स्टेट के बीच में, आपस में स्टेट के बीच में हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन होता है और सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, 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 यूपी, एमपी, उड़ीसा, इस तरीके से among the states. So that is a horizontal tax devolution. 15th finance commission used to how many of the above as criteria other than the population और income distance के अलावा इनमें से कौन सी चीज़ें 15th फाइनेंस कमीशन ने क्राइटेरिया यूज़ किया है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर इन टैक्सेस? तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स इसमें नहीं लिया गया था, स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं लिया गया है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स लिया गया है। तो इसमें बताना था ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 ऑन ऑल, आंसर होगा इसका बी, ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फाइनेंस कमीशन हम देखते हैं, बार बार इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ओवरऑल डेवोल्यूशन फार्मूला डेवलप किया गया था, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? होमवर्क में मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। पॉपुलेशन का वेटेज 15% है, एरिया है, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10% है, इनकम डिस्टेंस 45%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहा है? यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देन टैक्स फिस्कल इफेक्ट्स, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12% है। सिंपल है, 15th फाइनेंस कमीशन ने ये सारी रिकमेंडेशन दी है। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और हमें ये चीज़ पढ़नी है। 2000 में सबमिट किया था, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है 1-2 साल बाद। तो न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में जो 15th फाइनेंस कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग जो भी एडिटोरियल आएगा, न्यूज़ आएगा, हमें उसको पढ़ना है।
आने वाले दिनों में फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन बनेगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट 2023 में अगेन क्वेश्चन है और एक अनकन्वेंशनल थीम पकड़ा है यूपीएससी ने, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, टेंजिबल इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप जानते हो, जब कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी पैसे बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करे किसी कंपनी में, बिजनेस में, उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग असेट्स। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड द इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सी चीज़ है इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है? तो अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है, टेंजिबल का मतलब होता है फिजिकल प्रेजेंस होने वाला, और इनटेंजिबल है जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसी चीज़ें इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिकल प्रेजेंस के साथ नहीं आती हैं? ब्रांड रिकॉग्निशन। अब ब्रांड रिकॉग्निशन फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट करा लिया, एडिडास का बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पर कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं हो रहा, ब्रांड रिकॉग्निशन अपने आप में एक इंटेंजिबल हो गया। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री अगर बेसिक इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इन्वेंट्री आपको समझ में आएगी कि जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपके पास में कितना मशीनरी थी, आपके पास में कितना सामान था, और जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो हमारे पास में बेचने के लिए सामान कितना था, और जब हम दुकान बंद कर रहे हैं 1 साल बाद, 1 महीने बाद, या फिर टाइम पीरियड बंद कर रहे हैं, तो एक मेज़र करने के लिए 1 साल बाद हमारे पास में सामान कितना है, इसको इन्वेंट्री बोलेंगे। तो ये फिजिकल प्रेजेंस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल फिजिकल नहीं होती है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो भी है उसका भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट पर है। तो दैट इज अ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। आंसर होना चाहिए इसका ओनली 3 सी। सिंपल है, और इसलिए आपका वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटेंजिबल असेट्स आइडेंटिफाई नॉन मॉनेटरी असेट्स है विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन दी प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल है। इंटरप्राइजेस फ्रिक्वेंटली एक्सपेंड रिसोर्सेज इनकर लाइबिलिटी एंड एक्विजिशन डेवलपमेंट, इस तरीके से। मार्केट नॉलेज हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम्स हो गया, पब्लिशिंग टाइटल, एडवर्टाइजमेंट करवाना, ये सारे का सारा इन्वेस्टमेंट इनटेंजिबल में आएगा। ठीक है, कॉपीराइट, कस्टमर लिस्ट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी इनटेंजिबल। फॉर एग्जांपल गुडविल इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल नेचर। ठीक है, आपके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, इसे बोलेंगे इनटेंजिबल असेट्स से आपका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं, आप किसी को दिखा नहीं सकते हो किस तरीके से मेरा व्यवहार अच्छा है, इतना है, ऐसा है। तो वैसे यहाँ पर एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लेके बताया गया है कि एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और इन्वेंट्री क्या कहलाती है यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में बताया गया है। तो एनसीईआरटी भी हम किसी भी तरीके से मिस नहीं करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बजटिंग से रिगार्डिंग हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में यूपीएससी ने पूछे हैं। अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, एस्पिरेंट इनविंसिबल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप लोग, ताकि आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल, और आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।